नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, राजस्थान की हिस्ट्री विषय हमारा चल रहा था। राजस्थान के इतिहास में हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे थे। राजस्थान का एकीकरण अधूरा था हमारा ये टॉपिक। राजस्थान का एकीकरण हमने, जहाँ तक मेरे ध्यान में है, पीछे की क्लास में हमने जो एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी 7 चरणों में हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने 3 चरण पढ़ लिए थे राजस्थान का एकीकरण। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ यानी चौथा चरण। चतुर्थ चरण राजस्थान का एकीकरण, इसमें हम चौथा चरण पढ़ने जा रहे हैं, चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण में पहले तो इसका नाम देखें। चतुर्थ चरण का क्या नाम रखा गया? व्रत राजस्थान। व्रत राजस्थान। चतुर्थ चरण का नाम रखा गया व्रत राजस्थान। व्रत राजस्थान में क्या क्या सम्मिलित किया गया? व्रत राजस्थान यानी किन चीज़ों को मिलाकर व्रत राजस्थान बनाया गया? तो एक तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में शामिल कर लिए गए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ये जो सीमांत क्षेत्र पड़ते थे, इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं भी थी, क्योंकि इनमें जोधपुर के जो महाराजा थे हनुमंत सिंह, इनका रुख पाकिस्तान की तरफ जाने का था। बीकानेर और जैसलमेर वालों को भी इन्होंने अपने तरफ मिलाने का प्रयत्न किया था, तो ये काफ़ी समस्याएं थी। इनको फिर चौथे चरण में शामिल कर लिया गया व्रत राजस्थान, और 4 जो रियासतें थी, बड़ी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, और इसमें एक ठिकाना भी शामिल कर लिया गया। एक ठिकाना लावा। ठिकाना लावा ये जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था, वर्तमान में टोंक में पड़ता है। लावा को शामिल किया गया था 19 जुलाई 1948 को। 1948 को लावा शामिल कर लिया गया 19 जुलाई 1948 को। नरूका शाखा का यहाँ पर शासन हुआ करता था, एक ठिकाना था ये भी। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया हुई, इन सब को मिलाकर व्रत राजस्थान बनाया गया। संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों को मिलाया गया, और एक ठिकाना जिसका नाम है लावा। कब मिलाया गया? 19 जुलाई 1948 को। यहाँ नरूका शाखा का शासन हुआ करता था। व्रत राजस्थान बनाया गया, तो संयुक्त राजस्थान में ये जो रियासतें मिलाई गई, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सिफारिशें भी की गई। इसमें हमारे बड़े जो समाजवादी नेता रहे हैं, क्या नाम है, जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी के नाम से जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण ने भी यहाँ पर 9 नवंबर 1948 को उदयपुर में एक सभा को संबोधित किया और कहा कि ये जो बड़ी रियासतें हैं, इनको अब राजस्थान के एकीकरण के चरण के दौरान विलय करना आवश्यक है। तो उदयपुर में सभा को क्या किया? इन्होंने संबोधित किया। इससे प्रेरणा आई। उदयपुर में सभा को संबोधित करने का कार्य किया जयप्रकाश नारायण ने, कि जो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जैसी बड़ी रियासतें हैं, इनको राजस्थान संघ में, या जो राजस्थान का एकीकरण हो रहा है, इसमें क्या किया जाए? विलय किया जाना चाहिए। और एक और बड़े समाजवादी नेता रहे हैं राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने भी राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया। राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया। इन बड़ी रियासतों को मिलाने या इनका विलय को लेकर राजस्थान आंदोलन समिति का इनके द्वारा क्या किया गया? गठन किया गया, राम मनोहर लोहिया के द्वारा। तो ये भी ध्यान में रखना होगा। बीच में ये बातें ध्यान रख लेंगे। व्रत राजस्थान में संयुक्त राजस्थान और ये 4 रियासतें मिलाएगी, एक ठिकाना मिलाया गया। इसके लिए प्रयास किए जयप्रकाश नारायण ने। उदयपुर में सभा को संबोधित किया, और राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने
जो बड़ी रियासतें थी इनके विलय को लेकर राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था। अब संयुक्त राजस्थान, ये वृहत राजस्थान बना तो इस दिन इसका जो उद्घाटन हुआ, ये दिनांक ध्यान रखें, उद्घाटन कब हुआ, राजधानी भी इसकी बनेगी भाई जयपुर बनेगी, इसको लेकर विवाद भी होगा, वो आगे देखते हैं हम। उद्घाटन 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 को कहाँ पर हुआ, जयपुर में। कहाँ पर किया गया, जयपुर में। और किसके द्वारा किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा वृहत राजस्थान का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया 30 मार्च 1949 को। अब देखिए 30 मार्च ये हमारे राजस्थान के इतिहास के विषय में काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। 30 मार्च इसको हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं, राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मार्च राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये विक्रमी संवत, ये जो प्रक्रिया हुई थी कब हुई थी, विक्रमी संवत 2006, उस दिन चैत्र शुक्ल एकम थी, चैत्र शुक्ल एकम को क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस से मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का गठन किया गया, विक्रमी संवत थी 2006, चैत्र शुक्ल एकम का उस दिन तिथि थी ये। तो इस प्रकार से उद्घाटन कर दिया गया। और उद्घाटन करने के पश्चात यहाँ पर राज प्रमुख बनाए, महाराज प्रमुख एक नई पोस्ट बनाई गई भाई, क्योंकि आपको पता है अब काफ़ी ज़्यादा विलय की जो प्रक्रिया थी वो आगे बढ़ती जा रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा रियासतों को शामिल किया जा रहा था। तो अब प्रत्येक व्यक्ति ही अपने आप में प्रमुख होता जा रहा था। जो रियासतों के राजा थे वो अपने आप में बड़ी रियासतों के राजा थे, शासक थे, वो अपना अलग स्थान रखते थे। तो इनके विवाद को समाप्त करने के लिए महाराज प्रमुख का पद बनाया गया और ये बनाया गया मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह। किनको बनाया गया, भोपाल सिंह को क्या बनाया गया, महाराज प्रमुख बनाया गया आजीवन, यानी ये आजीवन इस पद पर रहे। उसके पश्चात आपको पता है जब राजस्थान बन जाएगा तो धीरे धीरे इनका जो महाराज प्रमुख वगैरह जो पद था वो समाप्त हो जाएंगे। राजाओं को फिर एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान प्रिवी पर्स मिलेगा, विशेष अधिकार मिले थे, आगे जाकर फिर 1971 में समाप्त भी हो जाएंगे। तो महाराज प्रमुख का पद दिया गया वृहत राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान चौथे चरण में भूपाल सिंह जी को, जो मेवाड़ के थे। राज प्रमुख किसको बनाया गया, राज प्रमुख, तो राज प्रमुख अब आपको पता है कि जब यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है जयपुर में तो जयपुर के राजा ही बनने वाले हैं। तो कौन थे भाई, स्वाई मान सिंह द्वितीय, स्वाई मान सिंह द्वितीय। स्वाई मान सिंह द्वितीय को क्या बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया। कहाँ के थे, जयपुर के शासक। उसके बाद में वरिष्ठ उपराज प्रमुख भी बनेंगे, वरिष्ठ उपराज प्रमुख। अब जब जयपुर के साथ में अन्य रियासतें शामिल हुई थी उनमें सबसे ज़्यादा भाई समस्या थी जोधपुर के साथ में। तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख अब की बार बनाया गया हनुमंत सिंह को। हनुमंत सिंह कहाँ के थे, जोधपुर। और इसके अलावा इनके साथ में कोटा वाले भीम सिंह जी को भी ये स्थान दिया गया। भीम सिंह कहाँ के थे, कोटा के शासक। तो ये क्या बने, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बने। उसके बाद में कनिष्ठ यानी छोटे उपराज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसको बनाया गया, तो ये बनाया गया एक तो बहादुर सिंह जी थे बूंदी वाले, बहादुर सिंह कहाँ के थे, बूंदी। और इनके साथ में महारावल डूंगर सिंह, महारावल ये सॉरी डूंगर सिंह नहीं, लक्ष्मण सिंह, महारावल लक्ष्मण सिंह कहाँ के शासक, डूंगरपुर। तो इस प्रकार से कनिष्ठ उपराज प्रमुख के पद बहादुर सिंह बूंदी और महारावल लक्ष्मण सिंह को दिया गया, डूंगरपुर के शासक। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, तो प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया।
हीरालाल शास्त्री, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। और उसके बाद में अन्य की बात करें, अन्य मंत्रियों में कौन शामिल हुए, तो अन्य मंत्रियों में जो शामिल हुए उनका नाम था सिद्धराज ढड्डा, सिद्धराज ढड्डा, प्रेम नारायण माथुर, प्रेम नारायण माथुर, इनके अलावा भूरेलाल भैया, भूरेलाल भैया, इनके अलावा फूलचंद बाफना, नरसिंह कछावा, नरसिंह कछावा। और बात करें तो राव राजा हनुमंत सिंह, राव राजा हनुमंत सिंह। और बात करें तो रघुवर दयाल गोयल, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर से। और वेदपाल त्यागी, वेदपाल त्यागी। इस प्रकार से एक तरह से मंत्रिमंडल गठित हुआ, यानी सभी को, जो भी व्यक्ति, कहने का मतलब नाराज न हो, इस स्थिति को मिटाने या समाप्त करने की दिशा में सभी को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। तो इस प्रकार से पद बना दिए गए, सभी को अलग अलग पद दे दिया गया। अब जयपुर के जो राजा थे, क्या नाम था, सवाई मानसिंह द्वितीय, इन्होंने भाई जब विलय किया गया तो इन्होंने प्रिवी पर्स की मांग की। सवाई मानसिंह द्वितीय, इन्होंने कितना प्रिवी पर्स मांगा, 18 लाख, 18 लाख तो क्या मांगा, प्रिवी पर्स, ये इनको दिया गया। और इसके अलावा वेतन मांगा 5,50,000, 5,50,000 इन्होंने अलग से क्या मांगा, वेतन मांगा पेंशन के रूप में। तो ये सवाई मानसिंह को दिया गया 18 लाख प्रीवी पर्स और 5,50,000 रुपये राज प्रमुख का अलग से क्या दिया गया, वेतन दिया गया। इसके अलावा जो जोधपुर के शासक थे हनुमंत सिंह, उनको दिया गया कितना, 17.5 लाख, 17.5 लाख दिया गया। बीकानेर वाले जो शासक थे उनको अलग से जो प्रीवी पर्स दिया गया वो 17 लाख दिया गया। और जो जैसलमेर वाले जो शासक थे उनको दिया गया फिर 1,80,000। छोटी रियासत थी ये, इस कारण इनको 1,80,000 क्या दिया गया, प्रीवी पर्स दिया गया। तो ये ध्यान रखना है। यानी यहाँ पर जब एकीकरण की प्रक्रिया हुई तो जयपुर के राजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने 18 लाख प्रीवी पर्स की मांग की, 5,50,000 रुपये राज प्रमुख के रूप में अलग से वेतन की मांग की, ये इन्हें दिया गया। जोधपुर के राजा को 17.5 लाख प्रीवी पर्स दिया गया, बीकानेर वाले को 17 लाख दिया गया और जैसलमेर वाले को 1,80,000 रुपये क्या दिया गया, प्रीवी पर्स दिया गया। अब ये सारा कामकाज हो गया, लेकिन अब राजधानी को लेकर क्या हुआ, विवाद हुआ, राजधानी विवाद। तो राजधानी विवाद, इसको समाप्त करने हेतु या इसका हल करने के लिए एक समिति बनाएगी, BR पटेल समिति। कौन सी समिति, BR पटेल समिति, BR पटेल समिति। राजधानी विवाद था भाई जयपुर और जोधपुर, जयपुर वर्सेस जोधपुर, यानी दोनों अपने यहाँ राजधानी रखना चाहते थे, जयपुर वाला और जोधपुर वाले शासक। इस विवाद को समाप्त करने के लिए BR पटेल समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। और इस BR पटेल समिति में अन्य सदस्य थे TC पुरी, अन्य सदस्य भी ध्यान रखें, अन्य सदस्य कौन थे, तो ये थे TC पुरी और HP सिन्हा, HP सिन्हा। और इस समिति ने फिर जो सिफारिश की राजधानी की, वो किसको, जयपुर को। BR पटेल समिति की सिफारिश पर चतुर्थ चरण के दौरान जो राजधानी रखी गई वो किसको रखा गया, जयपुर को रखा गया था। ये ध्यान रखेंगे। आगे जाकर फिर दूसरी समिति और बनेगी, उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे दोस्तों, BR पटेल समिति का गठन किया गया था और इस समिति की सिफारिश पर राजधानी किसको रखा गया था, जयपुर को रखा गया था। और उसके बाद में जितने भी जो विवाद वाली स्थिति थी, उस विवाद वाली स्थिति का निपटान करने के लिए जोधपुर को दिया गया फिर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ रखा गया, जोधपुर रखा गया।
बीकानेर को दिया गया शिक्षा विभाग, बीकानेर में क्या रखा गया, शिक्षा विभाग। और बात करें तो उदयपुर में रखा गया खनिज विभाग का मुख्यालय, खनिज विभाग। और इसके अलावा भरतपुर की भी देख लें, भरतपुर को दिया गया, भरतपुर से पहले कोटा देखें, कोटा को वन विभाग, वन विभाग। इसके अलावा सहकारी विभाग, सहकारी विभाग। और इसके अलावा मत्स्य संघ में शामिल थे भरतपुर, इसको दिया गया था फिर क्या, कृषि विभाग। ये लीजिए आपका एकीकरण का चौथा चरण। इस प्रकार से घटनाक्रम हुआ। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कोई विशेष समस्या मेरे ख्याल से आपको होनी नहीं चाहिए। एक बार पुनः रिपीट कर लें आप इसको। राजस्थान का एकीकरण विषय हमारा चल रहा था और इसमें हमने 3 चरण पढ़ लिए थे राजस्थान के एकीकरण में। चौथा चरण हमारा था वृत्त राजस्थान। वृत्त राजस्थान किनको मिलाकर इसका गठन किया गया, तो संयुक्त राजस्थान। इसमें 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को शामिल किया गया। एक ठिकाना लावा, ये 19 जुलाई 1948 को ही शामिल हो जाता है। नरूका शाखा का यहाँ पर शासन हुआ करता था। ये जो बड़ी रियासतें थी, इन रियासतों के विलय के लिए हमारे भारतवर्ष के बड़े नेता जयप्रकाश नारायण ने 9 नवंबर 1948 को उदयपुर में सभा को संबोधित किया, विलय की पेशकश की। राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया, कहा कि बड़ी रियासतों को राजस्थान में शामिल किया जाना चाहिए और फिर इसका शामिल किया गया। वृत्त राजस्थान बना तो 30 मार्च 1949 को जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। विक्रमी संवत 2006 चैत्र शुक्ल एकम की उस दिन क्या थी, तिथि थी। महाराज प्रमुख का नया पद बनाया गया। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी को यह पद दिया गया। राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय को दिया गया, बनाया गया। जयपुर वाले वरिष्ठ उपराज प्रमुख हनुमंत सिंह जोधपुर वाले राजा और भीम सिंह कोटा वाले दोनों को संयुक्त रूप से पद दिया गया। कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद दिया गया बहादुर सिंह जी बूंदी के शासक और मारावल लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर के शासक को। और प्रधानमंत्री का जो पद दिया गया वो हीरालाल शास्त्री जी को दिया गया। अन्य जो मंत्रियों के रूप में शामिल किए गए वो सिद्धराज ढड्डा, प्रेम नारायण माथुर, भूरीलाल भैया, फूलचंद बाफना, नरसिंह कछावा, वेदपाल त्यागी, इसके अलावा रघुवर दयाल गोयल, हनुमंत सिंह जी, ये सारे अन्य के रूप में शामिल हुए। उसके बाद में ये हुआ तो सवाई मान सिंह द्वितीय ने 18 लाख प्रीवी पर्स की मांग की और 5,50,000 रुपये राज प्रमुख के वेतन के रूप में अलग से इन्होंने पेशकश की। ये इनको मिला भाई। जोधपुर वाले राजा को 17.5 लाख रुपये प्रीवी पर्स दिया गया, बीकानेर वालों को 17 लाख और जैसलमेर वाले शासक क्योंकि छोटी रियासत थी ये, इस कारण इनको थोड़ा कम प्रीवी पर्स मिला, 1,80,000। अब विवाद था तो राजधानी को लेकर जयपुर और जोधपुर में। राजधानी विवाद को समाप्त करने के लिए जयपुर और जोधपुर के लिए एक BR पटेल समिति का गठन किया गया कि दोनों में से किसको राजधानी बनाया जाए। इस समिति ने सिफारिश की कि राजधानी तो किसको बनाया जाना चाहिए, जयपुर को ही बनाया जाए। तो राजधानी जयपुर को बनाया गया। जोधपुर को हाई कोर्ट दिया गया, बीकानेर को शिक्षा विभाग, उदयपुर को खनिज विभाग, कोटा को वन और सहकारी विभाग और भरतपुर को कृषि विभाग सौंपा गया। इस प्रकार से आपको एकीकरण का ये चौथा चरण ध्यान में रखना है। उसके बाद में आगे बढ़ें तो अब आता है 5वां चरण। एकीकरण का अगला चरण आता है 5वां चरण। चतुर्थ के बाद में पंचम यानी 5वां चरण, और 5वां चरण इसका नाम रखा गया संयुक्त वृत्त राजस्थान। संयुक्त वृत्त राजस्थान। संयुक्त वृत्त राजस्थान, इसमें क्या क्या शामिल किया गया, तो इसमें अभी तक जो चौथा चरण था वहां तक जो प्रक्रिया थी, यानी एक तो वृत्त राजस्थान तक जो हमने प्रक्रिया पढ़ ली है वो शामिल हो गया। वृत्त राजस्थान प्लस मत्स्य संघ, मत्स्य संघ को शामिल किया गया। मत्स्य संघ को क्या किया गया, शामिल किया गया। और ये दिनांक भी ध्यान रखें,
संयुक्त वृत्त राजस्थान 15 मई 1949, 15 मई 1949 को संयुक्त वृत्त राजस्थान का गठन किया गया। एकीकरण का 5वां चरण था, इसमें वृत्त राजस्थान को शामिल किया गया। जो हमने चौथा चरण पढ़ा था वो पूरा का पूरा शामिल हो जाता है। और अब जो मत्स्य संघ सबसे पहले गठित हुआ था, लेकिन अभी तक ये अलग थलग ही था, इसको लेकर कोई भी विचार विमर्श नहीं हुआ था, क्योंकि आपको पता है 2 बड़ी रियासतें थी। क्या नाम था? भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर ये अंततः आखिर में जाकर ये विलय के पक्ष में हुई नहीं। ये कहाँ जाना चाहती थी? यूपी में जाना चाहती थी, उत्तर प्रदेश में जाना चाहती थी। और मत्स्य संघ का जो विलय किया गया, इसके लिए शंकरराव देव समिति, शंकरराव देव समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। इसमें अन्य सदस्य थे, अन्य सदस्य एक तो प्रभुदयाल और एक और थे भाई आर.के. सिधवा, आर.के. माधव के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये 2 सदस्य और थे। विशेष रूप से आप ये ध्यान रखें, मत्स्य संघ का जो विलय किया गया वो किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर किया गया था। इस शंकरराव देव समिति का गठन किया गया था मत्स्य संघ को शामिल करने के उद्देश्य से। क्यों? क्योंकि भरतपुर और धौलपुर कहाँ जाना चाहते थे? उत्तर प्रदेश में जाना चाहते थे। अंत में पहले भरतपुर वाले और उसके बाद में धौलपुर वालों ने अपनी सहमति दी, तब जाकर वृत्त राजस्थान और संयुक्त ये मत्स्य संघ को मिलाकर संयुक्त वृत्त राजस्थान का गठन किया गया। तो ये समिति ध्यान रखेंगे किसकी सिफारिश पर? मत्स्य संघ। किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृत्त राजस्थान में शामिल किया गया? तो शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर। अन्य सदस्य कोई विशेष नहीं है, फिर भी ध्यान रख लेंगे आप। और यहाँ पर जो मत्स्य संघ का जो मंत्रिमंडल था, क्या नाम था? प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत मंत्रिमंडल को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। होना ही था ये तो, क्योंकि आपको पता है वृत्त राजस्थान का गठन हो चुका था। और वृत्त राजस्थान में अब जयपुर जो राजधानी रखी गई, जयपुर वाले जो राज प्रमुख थे स्वाभिमान सिंह द्वितीय, अब इनका स्थान काफी महत्व रखने लगा था। प्रधानमंत्री बना दिए गए हीरालाल शास्त्री। तो अब जब मत्स्य संघ का विलय किया गया, तो मत्स्य संघ के विलय के लिए के पश्चात शोभाराम कुमावत जो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इनके नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल था वो सारा का सारा मंत्रिमंडल अब हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। एकीकरण का 5वां चरण क्या हुआ? पूर्ण हुआ। उसके बाद में आगे आता है छठा चरण, और इसका नाम रखा गया भाई क्या? राजस्थान संघ नाम रखा गया। राजस्थान संघ नाम रखा गया। और इस राजस्थान संघ में क्या किया गया? तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, इसमें जो सिरोही राज्य है इसका विभाजन किया गया। सिरोही राज्य का क्या किया गया? विभाजन। क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो कुछ क्षेत्रों को बॉम्बे स्टेट में मिला देना चाहते थे, और उन्होंने ऐसा किया भी था। सिरोही राज्य का विभाजन किया गया किस प्रकार से? सिरोही का माउंट आबू और देलवाड़ा सहित 89 गांव, कितने गांव? 89 गांव बम्बई स्टेट में शामिल कर दिए गए। बम्बई स्टेट में क्या कर दिए गए? शामिल। बम्बई स्टेट पहले गुजरात और बम्बई को मिलाकर था भाई। गुजरात और बम्बई सम्मिलित रूप से हुआ करते थे, बॉम्बे स्टेट के नाम से जाना जाता था। तो माउंट आबू और देलवाड़ा सहित 89 गांव सिरोही के किस में शामिल कर दिए गए? बम्बई स्टेट में शामिल कर दिए गए। क्योंकि सरदार पटेल का ये मानना था, ये उनका निजी वक्तव्य रहा होगा,
क्योंकि वो जो माउंट आबू और देलवाड़ा क्षेत्र है पर्यटक की दृष्टिकोण से, टूरिज्म की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इनको एक किधर ले जाना चाहते थे, गुजरात की तरफ ले जाना चाहते थे। गुजरात के वो खुद स्वयं हुआ ही करते थे, तो इस क्षेत्र को किधर ले जाना चाहते थे, गुजरात की तरफ। ऐसा उन्होंने किया भी एकीकरण के दौरान। और जो शेष सिरोही है, शेष सिरोही, और यहाँ राजस्थान में मांग हो रही थी भाई, राजस्थान का जो गांधी था गोकुल भाई भट्ट, शेष सिरोही प्लस गोकुल भाई भट्ट का जो गांव था हातल गांव, हातल गांव किसका गांव था ये, गोकुल भाई भट्ट का गांव हुआ करता था। तो शेष सिरोही और हातल गांव को कहाँ शामिल किया गया, राजस्थान में, राजस्थान में ही रखा गया। इस प्रकार से सिरोही का क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। यानी माउंट आबू और देलवाड़ा क्षेत्र गुजरात की तरफ चले गए, बॉम्बे स्टेट में शामिल कर ले गए, बच गया से सिरोही। और राजस्थान वाले मांग कर रहे थे कि जो गोकुल भाई भट्ट है वो किधर शामिल हो, राजस्थान में ही रहें। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए जो सिरोही का हातल गांव का जो क्षेत्र था वो सारा का सारा राजस्थान की तरफ रख दिया गया। गोकुल भाई भट्ट किधर रह गए, राजस्थान में ही रखे गए। और उसके पश्चात ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कब पूर्ण हुई, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। छठा चरण ध्यान रख लेंगे, 26 जनवरी 1950 को छठवां चरण पूरा हुआ। इस प्रकार से सिरोही का विभाजन कर दिया गया, राजस्थान सग बना। और 26 जनवरी 1950 को पहली बार हमारा जो राज्य है उसका नाम क्या हुआ, राजस्थान। क्या हुआ, राजस्थान पहली बार। इस प्रकार से कह सकते हैं राजस्थान शब्द को पहली बार किसकी मान्यता मिली, संवैधानिक मान्यता मिली। क्योंकि आपको पता है भारत का जो संविधान है लागू हो चुका था 26 जनवरी 1950 को, तो राजस्थान को भी अब क्या मिल गई, संवैधानिक मान्यता मिल गई। किस चरण में राजस्थान को संवैधानिक मान्यता मिली थी, छठे चरण में। किस चरण में राजस्थान का, हमारे जो स्टेट है, हमारा राज्य है, उसका नाम राजस्थान पड़ा था, तो छठवें चरण में पड़ा था। इस प्रकार से आप इनको ध्यान में रखेंगे। और आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो पद समाप्त कर दिए गए। राज्यों में जो प्रधानमंत्री पद हुआ करता था वो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिए गए। प्रधानमंत्री पद समाप्त, और उसके स्थान पर क्या बना, मुख्यमंत्री। क्या बना, मुख्यमंत्री पद। और हमारे राजस्थान के फर्स्ट मनोनीत मुख्यमंत्री बन गए कौन, हीरालाल शास्त्री। मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बने, हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बनेंगे हीरालाल शास्त्री। 26 जनवरी 1950 को इनको मनोनीत मुख्यमंत्री चुन लिया गया था भाई। इस प्रकार से ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद में आगे हम जब राजस्थान का शासन चलाया जाएगा तो सेकंड मनोनीत जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो CS वेंकटाचारी बनेंगे। CS वेंकटाचारी ICS ऑफिसर। उसके बाद में थर्ड मनोनीत मुख्यमंत्री बनेंगे लोकनायक जयनारायण व्यास। कौन बनेंगे, जयनारायण व्यास। इस प्रकार से 1952 तक हमारे राजस्थान के 3 मनोनीत क्या हुए, मुख्यमंत्री हुए। पहले हीरालाल शास्त्री, दूसरे CS वेंकटाचारी, और तीसरे जो मनोनीत मुख्यमंत्री रहे जयनारायण व्यास रहे। और उसके बाद में आपको पता है 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए। तो 1952 में हमारी राजस्थान विधानसभा के पहले चुनाव हुए, प्रथम विधानसभा चुनाव। 1950 में निर्वाचन आयोग का गठन हो गया था। उसके पश्चात देश भर में आम चुनाव हुए। 19 अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के मध्य राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव हुआ। पहला विधानसभा चुनाव हुए 160 सीटों पर। कितनी सीटों पर, 160 सीटों पर। प्रथम विधानसभा चुनाव 160 सीटों पर हुआ था। और इस प्रथम विधानसभा चुनाव में जो हमारे राजस्थान के थर्ड मनोनीत मुख्यमंत्री थे कौन, जयनारायण व्यास। इन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा, जालोर और जोधपुर से। जोधपुर के राजा जो हनुमंत सिंह थे इनके सामने भी इन्होंने चुनाव लड़ा था। और जालोर जोधपुर से इन्होंने क्या किया, चुनाव लड़ा। प्रथम विधानसभा में चुनाव लड़ा, लेकिन ये दोनों सीटों से चुनाव क्या
हो गए थे, हार गए थे। लेकिन ये दोनों से क्या हो गए, हार गए। जालोर से और जोधपुर से हार गए। और जो हमारे पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री जी, इन्होंने चुनाव लड़ा नहीं। हीरालाल शास्त्री जी ने पहला चुनाव नहीं लड़ा। अब समस्या आ गई भाई, मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। चुनाव तो हो गए, निर्वाचन की दिशा में निर्वाचन हुआ, लेकिन निर्वाचन में जयनारायण व्यास को दोनों जगह जालोर और जोधपुर की जनता ने क्या कर दिया, नकार दिया, स्वीकार नहीं किया। चुनाव हार गए और हारने के पश्चात पहली बार जो मुख्यमंत्री बनेगा, निर्वाचित मुख्यमंत्री, वो कौन बनेगा, टीकाराम पालीवाल। प्रथम निर्वाचित जो सीएम बने वो कौन बने, पालीवाल जी बनेंगे, टीकाराम पालीवाल। दौसा के थे और जयनारायण व्यास के काफ़ी अभिन्न सहयोगी मित्र हुआ करते थे, काफ़ी खासम खास कह सकते हैं। तो प्रथम निर्वाचित सीएम बने। 160 सीटों पर पहला विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त की। उसके पश्चात दूसरा नंबर राम राज्य परिषद का आया, लेकिन मौका मिला कांग्रेस को ही। 82 सीटें थी सर्वाधिक, इस कारण कांग्रेस को ही मुख्यमंत्री का पद मिला। टीकाराम पालीवाल जी पहले मुख्यमंत्री बने। अब देखिए, मुख्यमंत्री की जो इच्छा थी वो किन की थी, जयनारायण व्यास की। तो अब जालोर जोधपुर से चुनाव हार चुके थे, लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पर किशनगढ़ सीट को खाली करवाया गया। चांदमल मेहता की थी, यहाँ से जीत कर आए थे किशनगढ़ सीट। यहाँ से कौन विजयी हुए थे, चांदमल मेहता। चांदमल मेहता, इस सीट को क्या करवाया गया, खाली करवाया गया। यानी इन्होंने क्या दिया, फिर इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिया, त्यागपत्र दिया। सीट खाली हुई तो इस सीट से, फिर किशनगढ़ सीट से व्यास जी क्या हो गए, विजयी हो गए। उपचुनाव हुआ, व्यास जी विजयी हुए। और विजयी हुए तो उसके पश्चात इनका नंबर आ गया किसमें, मुख्यमंत्री में। तो ये सेकंड निर्वाचित सीएम बने फिर कौन, जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास दूसरे निर्वाचित क्या बने, मुख्यमंत्री बने। ये रहेंगे 1952 से 1954 तक, 54 तक रहे। और यहाँ जो पालीवाल जी राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे, अब इनको मुख्यमंत्री की बजाय क्या बनाया गया, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बनाया गया, उप मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के प्रथम डिप्टी सीएम कौन बने थे, टीकाराम जी पालीवाल बने थे। यानी उच्च पद से निम्न पद की तरफ आए, कहने का मतलब इनकी पदोन्नति होने की बजाय पदोन्नति हुई। तो ये ध्यान रखेंगे, ये घटनाक्रम केवल जयनारायण व्यास जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किया गया। उसके बाद में थर्ड जो निर्वाचित सीएम आएंगे वो आएंगे कौन, 54 में आ जाएंगे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। जयनारायण व्यास को इन्होंने 8 वोटों से पराजित कर दिया। वोटिंग हुई मुख्यमंत्री पद को लेकर राजस्थान जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें ही। पहली विधानसभा ही चल रही थी, पहली विधानसभा का घटनाक्रम ही था। और इसमें अब मोहनलाल सुखाड़िया बाजी मार ले गए। 38 वर्षीय काफी युवा मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने जयनारायण व्यास को 8 वोटों से पराजित किया। और उसके पश्चात इन्होंने 17 वर्ष तक शासन किया। 17 वर्ष क्या रहे, राजस्थान के सीएम रहे। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किनको कहा जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया को ही कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है आज तक कायम है मोहनलाल जी सुखाड़िया का, वर्तमान तक बना हुआ है। इस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ। और उसके बाद में हम आगे देखेंगे 7वां चरण। कौन सा चरण, एकीकरण का 7वां और अंतिम चरण। 7वां चरण, और 7वां चरण में क्या गठित हुआ, पहले तो इसका नाम देख लें आप। इसको वर्तमान राजस्थान किस रूप में जाना गया, वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान
के नाम से जाना गया सातवां चरण। 1 नवंबर 1956 को ये प्रक्रिया पूरी होगी 7वें चरण की, वो देख लेते हैं। तो 7वां चरण वर्तमान राजस्थान के नाम से जाना गया। इसमें जो सिरोही का माउंट आबू और जो देलवाड़ा क्षेत्र है, इसको कहाँ शामिल किया गया? राजस्थान में शामिल किया गया। राजस्थान में क्या किया गया? शामिल। जो पहले बम्बई स्टेट की तरफ चले गए थे, अब इनको किधर शामिल किया गया? राजस्थान में शामिल किया गया। माउंट आबू और देलवाड़ा जो क्षेत्र है वो राजस्थान में शामिल किया गया। माउंट आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में शामिल करने के लिए एक समिति भी बनाई गई थी भाई, जिन विजय जैन मुनि थे, जिन विजय सूरी, और इनके साथ में दशरथ शर्मा, जो राजस्थान के प्रख्यात इतिहासकार रहे, दशरथ शर्मा। ये क्या बनी? समिति बनी। और इस समिति की सिफारिश पर ही जो माउंट आबू और जो देलवाड़ा क्षेत्र है वो कहाँ शामिल किया गया? राजस्थान में शामिल किया गया। और क्या हुआ वर्तमान राजस्थान में 7वें चरण में? अजमेर मेरवाड़ा शामिल किया गया। अजमेर मेरवाड़ा भी क्या हो गया भाई? अलग से था ये भी राजस्थान में क्या किया गया? शामिल किया गया। 30 सदस्यों की प्रतिनिधि सभा हुआ करती थी, धारा सभा के नाम से जाना जाता था उसको। तो 7वें चरण में माउंट आबू और देलवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में आ गए। अजमेर मेरवाड़ा को भी किधर शामिल कर लिया? राजस्थान में शामिल कर लिया गया। और समस्याएं आ रही थी, देखिए मध्य प्रदेश की जो मंदसौर जिला है, मंदसौर जिला, उसकी भानुपुरा तहसील राजस्थान से मध्य प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ती थी। भानुपुरा तहसील का एक क्षेत्र था सुनेल टप्पा। क्या नाम था? सुनेल टप्पा। ये जो सुनेल टप्पा है, इसको किधर शामिल कर लिया गया? राजस्थान में। राजस्थान में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानुपुरा तहसील का जो सुनेल टप्पा क्षेत्र था उसको राजस्थान में शामिल किया गया, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर स्थित था। राजस्थान के थोड़ा क्या पड़ता था? समीप पड़ता था। झालावाड़ क्षेत्र में इसको शामिल कर लिया गया फिर सुनेल टप्पा को। और जो राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र है, राजस्थान का कोटा में पड़ता था सिरोंज, ये किसको दिया गया? मध्य प्रदेश को दिया गया। मध्य प्रदेश को दिया गया। इस प्रकार से 7वें चरण में वर्तमान राजस्थान गठित हुआ। किस प्रकार से गठित हुआ? माउंट आबू और देलवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में शामिल किए गए। मुनि जैन विजय सूरी और दशरथ शर्मा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। इन्होंने शिकायत दर्ज कराई राज्य पुनर्गठन आयोग में। राज्य पुनर्गठन आयोग भी गठित हुआ था भाई, ये भी देख लें आप। राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 22 दिसंबर 1953। 22 दिसंबर 1953 को क्या बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग। अध्यक्ष थे इसके फजल अली। कौन थे? फजल अली। और अन्य सदस्य के.एम. पन्नीकर, और हृदयनाथ कुंजरू, ये राज्य पुनर्गठन आयोग में शामिल थे। तो इन लोगों ने, मुनि जिन विजय सूरी और दशरथ शर्मा ने राज्य पुनर्गठन आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि माउंट आबू और देलवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भौगोलिक विशिष्टताएं हैं, सांस्कृतिक एकरूपता है, इसके मद्देनजर ये क्षेत्र राजस्थान में ही रहना चाहिए। और इनकी सिफारिश पर फिर
ध्यान दिया गया और इस क्षेत्र को राजस्थान में शामिल किया गया। अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान में शामिल किया गया। और क्या हुआ, मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला का जो भानुपुरा तहसील में सुनील टप्पा क्षेत्र पड़ता था, राजस्थान में शामिल किया गया झालावाड़ में। और राजस्थान का जो सिरोंज क्षेत्र था वो किसको दिया गया, मध्य प्रदेश को दे दिया गया। कोटा में पड़ता थे, मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया। एकीकरण की जो प्रक्रिया थी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर क्या हो गई, पूरी हो गई। 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को एकीकरण की प्रक्रिया क्या हुई, पूर्ण हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई 1 नवंबर 1956 को प्रातः 9:40 पर। ये कितने चरणों में, 7 चरणों में पूरी हुई, 7 चरणों में। और एकीकरण में जो समय लगा वो कितना, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का क्या लगा, समय लगा। यह आपको ध्यान में रखना है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 7 चरणों में पूरी हुई प्रातः 9:40। किस समिति की सिफारिश पर, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था, इस समिति की सिफारिश पर या इस आयोग की सिफारिश पर राजस्थान के एकीकरण का कार्य पूरा होता है। राजस्थान के एकीकरण में जो समय लगता है वो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगता है। और उसके पश्चात आपको पता है 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित किया गया। ये जब पारित हुआ तो जो राज प्रमुख का पद था वो समाप्त कर दिया गया। राज प्रमुख पद क्या कर दिया गया, समाप्त। ये पद समाप्त हुआ तो इसके स्थान पर फिर जो पद बना वो कौन सा बना, राज्यपाल। कौन सा पद बनाया गया, राज्यपाल का पद बनाया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। और राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल बने सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। क्यों, क्योंकि राज प्रमुख का पद क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और आगे जाकर फिर राजाओं के जो प्रीवी पर्स हैं, राज प्रमुख थे वही है, और आगे जाकर फिर राजाओं के जो प्रीवी पर्स हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनेंगी तो वो भी इनको क्या कर देंगी, समाप्त कर देंगी प्रीवी पर्स को। जो राजाओं के विशेषाधिकार थे, वेतन भत्ते जो मिलते थे वो प्रीवी पर्स वो समाप्त हो जाएंगे। कब, 26वां संविधान संशोधन 1971। 26वां संविधान संशोधन 1971 को ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। राजाओं के प्रीवी पर्स कब समाप्त होंगे, 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया, राज्यपाल का पद गठित किया गया। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। अब देखिए 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत एक काम और किया गया। राज्यों की जो श्रेणी थी वो समाप्त कर दी गई। राज्यों की श्रेणियां समाप्त, राज्यों की जो श्रेणियां थी वो समाप्त कर दी गई। पहले ABCD ये श्रेणियां हुआ करती थी, ABCD। राज्यों की श्रेणियां भी क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत। क्योंकि आपको पता है राजस्थान जो हमारा राज्य था पहले रियासतों के रूप में, तो एकीकरण से पहले स्वतंत्रता के समय ये 20 श्रेणी का राज्य था। कौन सी श्रेणी का, 20 श्रेणी का। और जो अजमेर मेरवाड़ा था, अजमेर मेरवाड़ा जो चीफ शिप, ये C श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का, C श्रेणी का था। तो ये श्रेणियां 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। और अब ये समाप्त हुई तो केवल राज्यों की 2 ही श्रेणियां रखी गई, 2 श्रेणियां रखी गई। एक तो राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश
एक तो राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। पहले ABCD श्रेणियां थी वो समाप्त कर दी गई, अब केवल 2 ही श्रेणियां रखी गई, एक राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को पूरे भारतवर्ष में कुल कितने राज्य थे? 14 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 6 केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है भाई। 6 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, हिमाचल, इसके अलावा मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये घटनाक्रम हुआ, यह आपको ध्यान में रखना है। अब एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। इसके बारे में देख लें। अजमेर मेरवाड़ा, यहाँ पर 30 सदस्यों की एक धारा सभा हुआ करती थी। 30 सदस्यों की क्या थी? धारा सभा। और 1952 में प्रथम जो आम चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, 30 सदस्यों की धारा सभा यहाँ पर अलग से काम करती थी। अजमेर मेरवाड़ा में भी चुनाव हुए और यहाँ पर अजमेर मेरवाड़ा के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने, प्रथम CM, वो कौन बने थे? हरिभाऊ उपाध्याय। हटुंडी में महिला शिक्षा सदन की इन्होंने क्या की थी भाई? स्थापना की थी, हरिभाऊ उपाध्याय। ध्यान में रखना, इन्होंने हटुंडी में क्या की थी? महिला शिक्षा सदन की स्थापना, महिला शिक्षा सदन की क्या की थी? स्थापना की थी। तो ये राजस्थान की जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था उसमें पहले विधानसभा में 30 सदस्यों की धारा सभा में मुख्यमंत्री बने थे हरिभाऊ उपाध्याय, और उसके बाद में आगे जाकर ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री भी बनेंगे, उसके बाद में ये वित्त मंत्री भी बनेंगे, वित्त मंत्री भी बनेंगे। और आपको पता है 1 नवंबर 1956 को जब इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, अजमेर मेरवाड़ा भी 7वें चरण में राजस्थान में क्या हो गया? शामिल हो गया। और जब ये शामिल हो गया तो अजमेर फिर राजस्थान का कौन सा जिला बना? 26वां। राजस्थान का कौन सा जिला बना? 26वां जिला बना था भाई। ये भी ध्यान रखेंगे, एकीकरण में राजस्थान का 26वां जिला कौन सा बना? अजमेर, 1 नवंबर 1956 को। और अब राजधानी विवाद आ गया वापस। राजधानी विवाद, अजमेर शामिल हो गया। तो आपको पता है प्राचीन समय से अजमेर तो केंद्र बिंदु था, चाहे अंग्रेजों के समय से मान लो, चाहे और पुरानी बात करें तो मुगलों के समय से मान लो। तो राजधानी विवाद, जयपुर वाले अपने यहाँ पर और अजमेर को राजधानी बनाने को लेकर क्या हुआ? विवाद हुआ। किन किन के बीच में हुआ? जयपुर वर्सेज अजमेर, राजधानी विवाद हुआ। और राजधानी विवाद का हल करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए कि इस विवाद को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए, इसके लिए P सत्यनारायण राव समिति, P सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया। इसमें अन्य सदस्य और थे, एक तो BK गुहा और एक था V विश्वनाथन। तो राजधानी विवाद का हल करने के लिए, राजधानी विवाद को समाप्त करने के लिए P सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया, जिसमें अन्य सदस्य थे BK गुहा और V विश्वनाथन। और इस समिति ने राजधानी जयपुर को यथावत रखने की सिफारिश की। राजधानी को क्या? यथावत की, जो पहले है उसी को क्या किया जाए? राजधानी रखा जाए। राजधानी यथावत रखने के लिए की इन्होंने क्या की? सिफारिश की सत्यनारायण राव समिति ने। और उसके पश्चात राजधानी किसको रखा गया? जयपुर को रखा गया। ठीक है। और यहाँ फिर जो अजमेर है उसको राजस्व मंडल क्या सौंपा गया? राजस्व मंडल सौंपा गया। ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से एकीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। और आगे जाकर फिर 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000
जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, तो उसके पश्चात राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। सबसे बड़ा क्या बना? राज्य बना। इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे। भाई एक बार मैं पुनः जो हमने जो बातें पढ़ी हैं इसको रिपीट करवा देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न हो। यहाँ से देख लें आप, पांचवा चरण भी देख लें। चलो, पांचवा चरण संयुक्त व्रत राजस्थान बात कर रहे थे। इस व्रत राजस्थान में मत्स्य संघ को शामिल किया गया, शंकर राव देव समिति का गठन किया गया। इसकी सिफारिश पर ही मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय किया गया था। भरतपुर धौलपुर उत्तर प्रदेश में जाना चाहते थे, इनको समझाया गया। उसके पश्चात ये प्रक्रिया पूरी हुई थी और शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। छठवें चरण में राजस्थान संघ बना, सिरोही राज्य का विभाजन किया गया। माउंट आबू, देलवाड़ा क्षेत्र और नवासी गांव, लगभग 304 जो मील था क्षेत्र, वर्ग मील क्षेत्र, वो बम्बई स्टेट में शामिल कर दिया गया। बचा हुआ सिरोही और जो गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी थे, उनका गांव था हातल गांव, उसको राजस्थान में ही रखा गया। 26 जनवरी 1950 को ये प्रक्रिया पूर्ण हुई और हमारे राज्य का नाम राजस्थान पड़ा। राजस्थान को पहली बार संवैधानिक मान्यता मिली। प्रधानमंत्री का पद जो राज्यों में होता था वो समाप्त कर दिया गया और क्या बन गया? मुख्यमंत्री। पहले मुख्यमंत्री बने हीरालाल शास्त्री, दूसरे बनेंगे CS वेंकटाचारी ICS ऑफिसर, और थर्ड बनेंगे कौन? जयनारायण व्यास। पहला विधानसभा चुनाव हुआ 1952 में 160 सीटों पर और उसमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस की सीटें आई, लेकिन जालोर और जोधपुर से जो मुख्यमंत्री थे, वर्तमान मुख्यमंत्री, वो चुनाव लड़े थे जयनारायण व्यास, लेकिन दोनों सीटों से क्या हो गए थे? चुनाव हार गए थे और शास्त्री जी ने चुनाव लड़ा नहीं। अब जाकर पहला जो निर्वाचित मुख्यमंत्री बनेगा वो टीकाराम पालीवाल। व्यास जी के कहने पर इनको मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन व्यास जी खुद मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे। किशनगढ़ सीट से चांदमल मेहता विजयी होकर आए थे। इन्होंने फिर इस्तीफा दिया, त्यागपत्र दिया और इनके स्थान पर फिर व्यास जी किशनगढ़ सीट से चुनाव जीतकर आए विधानसभा में, और उसके पश्चात दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने जयनारायण व्यास। 1952 से 1954 तक मुख्यमंत्री रहे। उप मुख्यमंत्री बना दिया गया फिर पालीवाल जी को, और फिर 1954 में मोहनलाल जी सुखाड़िया तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान के। अगले 17 वर्षों तक राजस्थान के क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे। मात्र 38 वर्ष की उम्र में राजस्थान के CM बने थे, युवा मुख्यमंत्री। आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी इन्हें माना जाता है। व्यास जी को इन्होंने 8 वोटों से पराजित किया था जब वोटिंग हुई थी, तब की बात है। और 7वें चरण की बात करते हैं हम, तो इसको हम वर्तमान राजस्थान के नाम से जान सकते हैं। माउंट आबू और जो देलवाड़ा क्षेत्र था उसको राजस्थान में शामिल किया गया। जैन मुनि जिन विजयसूरी और दशरथ शर्मा, इनके नेतृत्व में शिकायत करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के पास में इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई और उसके पश्चात इस क्षेत्र को शामिल कर लिया गया राजस्थान में। साथ में अजमेर मेरवाड़ा भी शामिल हुआ। मध्य प्रदेश का जो सुनेल टप्पा क्षेत्र था वो राजस्थान में शामिल किया गया। हमारे राजस्थान का जो कोटा का सिरोही क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश को दिया गया। ये काम हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 7 चरणों में पूरी हुई और 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का इसमें कुल क्या लगा? समय लगा था। 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित हुआ। इसमें राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, राज्यपाल का पद बना और पहले राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह बने थे। आगे जाकर फिर जो राजाओं के प्रीवी पर्स हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे इंदिरा गांधी के समय। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत ही जो राज्यों की श्रेणी थी वो समाप्त कर दी गई। राजस्थान एकीकरण के समय, स्वतंत्रता के समय B श्रेणी का राज्य था, बेस्ट श्रेणी में, और अजमेर मेरवाड़ा C श्रेणी में आता था। ये श्रेणियां समाप्त कर दी गई। अब केवल 2 ही श्रेणी रखी गई, एक राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। तो 1 नवंबर 1956 को पूरे देश भर में 14 राज्य हुए और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुए। बात करें अजमेर मेरवाड़ा की, तो यहाँ 30 सदस्यों की एक धारा सभा हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? 30 सदस्यों की धारा सभा हुआ करती थी और
इस धारासभा के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे वो हरिभाऊ उपाध्याय बने थे, जिन्होंने हटुंडी में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी। आगे जाकर ये शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री भी रहेंगी। और 1 नवंबर 1956 को जब अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया गया तो अजमेर को फिर राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। और राजधानी विवाद को समाप्त करने के लिए पी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया। अन्य सदस्य बी के गुहा और वी विश्वनाथन थे इसमें। और इस समिति ने राजधानी यथावत रखने की सिफारिश की कि राजधानी किसको रखा जाए, जयपुर को ही रखा जाए। और फिर अजमेर को क्या दिया गया, राजस्व मंडल दिया गया। इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ। और 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, हमारे भारत में मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, तो उसके पश्चात हमारा जो राज्य है राजस्थान, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्या बना, राजस्थान बना। इस प्रकार से एकीकरण की प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों, पूर्ण होती है। और मेरे ख्याल से राजस्थान इतिहास जो हिस्ट्री विषय है, मेरे नज़रिए से कोई टॉपिक मैंने रखा नहीं है, वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो धन्यवाद दोस्तों।